हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रुति मिश्रा, एमए 4th सेमेस्टर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करते हैं कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है, वो किस तरीके से भारत में आया और किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि वो कब और क्यों आया और किसके प्रधानमंत्री के शासनकाल में आया। तो आइए हम देखते हैं कि हरित क्रांति क्या है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और हरित क्रांति की उपलब्धियां एवं विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ बता दें कि इसकी उपलब्धियों के साथ साथ इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, हम उसके भी बारे में जानेंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इसका नहीं पड़ा था, किंतु कुछ हद तक पड़ा था, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में 1960 के दशक से कृषि उत्पादन और जो उत्पादन में उपयुक्त वस्तु का मतलब ये है कि जैसे हाइब्रिड और हार्वेस्टर, गेहूँ काटने की जो मशीन होती है, और जो पानी वाली जो पंपिंग सेट होती है वो, मतलब अनेक प्रकार के, जैसे ट्रैक्टर, मतलब इसका कहने का कि जो उपयुक्त वस्तु और या उत्पादकता में होने वाले तीव्र गति के विकास को हरित क्रांति कहते हैं। तो इनमें विकास कब हुआ, जैसे कृषि के क्षेत्रों में पहले तो परंपरागत तरीक़ों से इसका विकास होता था। कृषि करते थे लोग, किसान मजदूर। परंपरागत किसानी का मतलब ये है कि जैसे हम बैलों के उपयोग से करते थे और वर्षा के पानी से हम इसकी सिंचाई करते थे खेतों की, और जो इसकी गेहूँ या फसलों की कटाई होती थी उसको हम हंसिया या फिर जो है वो उस तरीके से करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब, इसका जो कटाई और जो पानी की सिंचाई, ये सब धीरे धीरे 1960 के दशक के बाद बदल गया। ये सब मशीनीकरण के उपयोग से होने लगा। तो हम इसी को ही जो बदलने की स्थिति आई 1960 के दशक में, तो उसी को हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो परंपरागत तरीक़ों से कृषि की जाती थी उसे 1960 के दशक में प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। देश में इस क्रांति के माध्यम से मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलती है। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार शांति के प्रारूप में पाया। हरित क्रांति के अंतर्गत न केवल उन्नत और हाइब्रिड प्रकार के बीजों, बल्कि किस तरीक़ों से परंपरागत कृषि को पीछे छोड़कर मशीनरी, जिसमें गेहूं की मशीन, जो गेहूं काटने वाली मशीन, सिंचाई तथा खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टरों को भी प्रोत्साहन मिला, जिसे हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। इसके पहले भी भारत के प्रधानमंत्रियों के द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मतलब इसके पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जितने प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी हरित क्रांति को चाहा कि हरित क्रांति आए, लेकिन वो प्रोग्रेस या वो सक्सेस नहीं हो पाया उस टाइम। लेकिन जब प्रधानमंत्री आई इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसे सफलता मिली। इसके पहले भी भारत के प्रधानमंत्रियों के द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन 1960 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हरित क्रांति को सफलता मिली, और कहा जाता है कि हरित क्रांति को लाने का श्रेय भी इंदिरा गांधी को ही जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की देख रेख में भारत सरकार ने इसे अंजाम दिया, जिससे न केवल भारत को ही अनाज के आयात से मुक्ति मिली, बल्कि कई अन्य देशों को भी निर्यात किया जाने लगा। मतलब ये इतना प्रोग्रेस किया, मतलब इतना वो हुआ कि ये सिर्फ अपने ही भारत में ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों में भी इसकी आयात होने लगे। 1950 से 1951 के मुकाबले 1990 से 1997 में 1994 मिलियन टन पहुंच गया। मतलब जो खेती होती थी, तो जो अनाज थे वो टनों में पहुंच गया, बहुत ही ज़्यादा होने लगा। ऐसे गेहूं उत्पादन की भी तेज़ी से बढ़कर 1947 में 510 लाख टन की अपेक्षा 2003 में 2060 लाख टन पहुंच गया।
मतलब इतने ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस हुई है, जैसे हाइब्रिड की जो फसलें थी वो आई, और पानी की अधिकता, हर मौसम में पानी जिस जैसे चाहिए वो, और जो उर्वरक और कीटनाशक जो खाद्य थे वो सब डालने से प्रोग्रेस मतलब बढ़ गई, अनाज ज़्यादा होने लगा देश में। और उस अनाज की अधिकता होने की वजह से हमारे भारत में ही नहीं अभी तो अन्य देशों में भी इसका आयात निर्यात होने लगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सिंचाई की सुविधाओं का भी विकास तेज़ी से हो रहा था, जैसे थ्रेसर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बुलडोजर, डीजल, बिजली, पंप सेट की ज़रूरतों एवं उपलब्धता को प्रोत्साहन मिलने लगा। जब 1960 के बाद देखा गया कि किस तरीके से हमारे अनाज बढ़ रहे हैं या हमारे अनाज को प्रोत्साहन मिल रहा है या फिर यूँ कहें कि प्रोग्रेस हो रहे हैं, तो जब देखा गया कि जिन ज़रूरतों से पूरी हो रही है उन ज़रूरतों को भी उपलब्धता को प्रोत्साहन मिलने लगा कि हाँ, ये चीज़ें हमारे कृषि के लिए, हमारे संसाधन के लिए ठीक है, इससे हम अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे प्रोत्साहन मिलने लगा। और धीरे धीरे अब कृषि फॉर्म, कृषि स्कूल, कृषि केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी स्थापना की गई, जिससे कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो सके। नकारात्मक दृष्टि से अगर हम देखें, ये तो सकारात्मक हो गया कि इसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अगर हम नकारात्मक दृष्टि से देखें तो हम हरित क्रांति के तमाम उपलब्धियों के साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी देख सकते हैं। अभी तो यह कम ही पड़ा, किंतु जिन जिन क्षेत्रों पर पड़ा वह निम्नलिखित हैं। हरित क्रांति ने समाज में असमानता को बढ़ावा दिया। असमानता को बढ़ावा दिया का मतलब यह है कि जैसे, क्योंकि इसका अधिकांश लाभ बड़े लोगों को, मतलब जिनके पास ज़्यादा खेत थे उनको मिल रहा था, जिनके पास ज़मीन कम थे उनका उत्पादन नहीं बढ़ सका। जैसे पंजाब, तो वहाँ पे जो ज़मीनें थी वो ज़्यादा थी, तो पंजाब को बहुत ज़्यादा लाभ हुए, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको लाभ इसलिए नहीं हो पा रहा था कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो ट्रैक्टर का उपयोग करवा सके या फिर हार्वेस्टर या फिर जो पंप सेट वगैरह वगैरह, तो वो मशीनरी का उपयोग उतना अधिक मात्रा में नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको लाभ होने की जगह उन्हें बहुत हानि का सामना करना पड़ा। तो जिनके पास ज़मीन कम थे उनका उत्पादन नहीं बढ़ सका। वैज्ञानिकों ने शोध में बताया कि असली लाभ जो हरित क्रांति की थी वो 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वाले कृषकों को ही मिलता है, जबकि भारत में अधिक मात्रा में छोटे ज़मीन वाले किसान थे, जिसके कारण वे किसान अपनी ज़मीनों को बेच दिए। अब उन्हें जब लाभ नहीं होता था, बल्कि उसमें लगाए गए जितने भी बीज के पैसे थे या फिर जो कह सकते हैं कि जो खाद या कुछ सामग्रियाँ लिए उनके, तो वो अगर समय पे पानी पंप सेट से नहीं दे सके या उसकी जुताई नहीं करवा सके तो उन्हें उसका कर भी चुकाना पड़ता था, इसलिए वो अपने खेतों को या अपनी ज़मीनों को बेच दिए। स्त्रियां जो पहले पुरुषों के साथ खेतों पर उनका साथ या उनका हाथ बटाती थी, अब धीरे धीरे मशीनरी उपकरण के द्वारा बंद हो गई। स्त्रियों की स्वतंत्रता और पुरुषों के साथ काम करना धीरे धीरे मशीनी यंत्रों ने ले लिया। जो समाज में परिवार में एकता थी वह भी समाप्त होती चली गई। इसका मतलब यह है कि जैसे जो पहले जो परंपरागत देश जैसे जो होती थी किसानी, उसमें क्या था कि जो सभी लोग, घर की औरतें भी उसमें भाग लेती थी, एक साथ जुताई, गुड़ाई, बुआई जो भी होता था एक साथ मिलकर पूरा सपरिवार करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो मशीनीकरण आई उसमें वो अलगाव हो गया। स्त्रियां घरों का काम करती थी और जो पुरुष थे वो बाहर खेतों का काम करवा लेते थे मशीनीकरणों से। तो जो एकता थी वो धीरे धीरे समाप्त होती गई। तो हम देखते हैं कि जो समाज में परिवार में एकता थी वह भी समाप्त होती चली गई। छोटे किसानों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे मशीनरी यंत्रों का उपयोग कर सके, इसलिए ज़मीनों को बेचकर वे दूसरे शहरों में काम करने के लिए बाधित हो गए। कुछ किसान कर न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर लिए थे। इसका नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर भी अधिक मात्रा में पड़ा। जैसे कृत्रिम बीज होते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक
तो इनके प्रयोगों से न केवल मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि कई गंभीर बीमारियां भी जन्म ले रही हैं और इससे ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी खत्म होती चली गई। अनाज उत्पादन और बाहरी पर्यावरण पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों ने फसलों का उत्पादन तो बढ़ाया है किंतु जमीन की उत्पादकता नष्ट भी कर दी है। यदि अब खेतों में उर्वरक नहीं डाला जाए तो इस पर खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब इसका कहने का ये है कि मतलब रासायनिक जो उर्वरक थे वो इतना हावी हो गया है खेतों पर कि अगर हम अब बिना रासायनिक उर्वरक को डाले अगर खेती करना चाहें या धान या गेहूँ या कुछ भी तो उसमें नहीं होगी, खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें खेती नहीं होगी। मतलब ये हावी हो चुका है। तो अब तक जो पारंपरिक तरीक़ों से खेती की जाती थी उनके उत्पादन के तरीक़ों से पौष्टिकता मिलती थी किंतु अब हरित क्रांति के बाद ये धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, जिसका प्रभाव यह हुआ कि संकर फसल जो HY थे हाइब्रिड वगैरह फसलों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति का मजदूरों की स्थिति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। समाज में महंगाई जिस दर से तीव्र गति से बढ़ी है उस दर से कृषि श्रमिकों की मजदूरी नहीं बढ़ी है तथा आधुनिक कृषि यंत्रों ने जहां कृषि में मजदूरों की उपयोगिता को सीमित कर दिया, वहीं महंगी कृषि ने मजदूरों और छोटे कृषकों को कृषि से बाहर कर पलायन को मजबूर कर दिया। मतलब ये है इसका कि जो छोटे कृषि थे वे अपने ज़मीनों के उपयोग से किसानी तो नहीं कर सके लेकिन उन्हें बाहर शहरों में अपने गांव को या अपने यहाँ छोड़ के उन्हें दूसरे शहरों में जाना मजबूर हो गया। वो वहाँ बाहर ही जाके अपना जो भी काम थे वे करते थे। इस प्रकार देखा जा सकता है कि 1960 के दशक से प्रारंभ हरित क्रांति ने जहाँ भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया बल्कि कई क्षेत्रों में उत्पादों के निर्यात को संभव बनाया है तथा भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि जब क्यूबा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में खाद्यान्न संकट आया तो भारत उन्हें बड़ी मात्रा में उचित खाद्यान्न सहायता भी दे सका। वहीं हरित क्रांति अपने पार्श्व प्रभावों के कारण समाज में कई नकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। इसका मतलब ये है कि हम यह कह सकते हैं कि हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा अपने भारत में प्रोग्रेस हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि हम अपने ही देशों में नहीं बल्कि जैसे जब क्यूबा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जब संकट आया, अकाल आया या संकट आया अपने मतलब खाद्यान्न संकट, तो भारत उन्हें बहुत ही अधिक मात्रा में सहायता किया था खाद्यान्न के फील्ड में। तो लेकिन इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो आपने देख चुका है। तो आई होप यू लाइक